सारे ज़रूरी सामान और खाने पीने की कुछ चीज़ें लेकर रमेश दूसरे शहर की ओर कार के स्टीयरिंग में हाथों को जमाए कुछ रोमांचित कर देने वाले गानों को सुनते हुए निकल पड़ा उस नए जगह जहां अभी अभी उसका तबादला हुआ था। रास्ते में गाड़ियों की तादाद और भीड़ भी काफ़ी थी। शाम ढलकर रात होने जा रहे थे। रातों में अकेले तो सफ़र काटने वाला नहीं, इसलिए गुनगुनाते और अपने दोस्तों से कॉल में कॉन्फ्रेंस से बातें करते हुए और आने की सूचना देते हुए हाईवे से होकर निकल रहा था। रात भर का सफ़र और वो भी अकेले जाना आसान नहीं होता। रास्तों में बियर कटक चुका, पानी की बोतलें भी खाली हो चुकी थी। प्यास लगी थी जोरों की। हाईवे पार होने का इंतज़ार था। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। कॉन्फ्रेंस कॉल में बातें ख़त्म हुई। अब हाईवे के ओवरब्रिज से नीचे आकर बाएं हाथ से होकर जाने वाले रास्ते की ओर मुड़ा। सुनसान झाड़ियों वाले रास्ते पर कार चली जा रहे थे। काले घने अंधेरे को कार की लाइटों से निकलती रोशनी चीरते हुए अपना रास्ता बना रहे थे। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। रास्ते पर ना तो कोई घर था और ना ही कोई तालाब। अरे यार, पानी भी ख़त्म हो गया, अब क्या करूं? कहता हुआ बियर के बोतल को छूने लगा, पर वो भी खाली सी महसूस लगी। 2 बजे का समय था और रास्ता भी अकेले काटना मुश्किल। साथ ही मोबाइल्स के सिग्नल ने भी साथ छोड़ दिया। जाना था शहर से 210 किलोमीटर। आधे रास्ते से ज़्यादा रास्ता तो निकल चुका था, पर भूखे प्यासे शरीर कब तक साथ दे, ये सब सोचता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बहुत देर के बाद एक ढाबा दिखाई दिया। चलो, कुछ तो मिला, कहते हुए कार वहां जाकर रोका और निकलकर ढाबे के पास रखे चौपाई पर जाकर बैठ गया। काफ़ी लंबा रास्ता अभी भी बचा है, करीब 50 किलोमीटर, पर थोड़ा आराम तो मिला। ये बातें सोचते हुए अपने चेहरे को रुमाल से पोंछ ही रहा था कि तभी महसूस हुआ कोई उसके हाथों को छू रहा है। तुरंत चेहरे से रुमाल हटाकर सामने देखता है। एक जवान लड़का करीब 20 साल का उससे पूछ रहा है, क्या चाहिए साहब? देखने में थोड़ा सा सांवला था, पर उसके वेशभूषा बहुत पुराने ज़माने के लग रहे थे, जैसे अब उन कपड़ों का ट्रेंड नहीं रहा हो। जा, एक गिलास पानी, बियर ठंडी की बोतल और साथ में तंदूरी कबाब लाना। सारी बातों को बिल्कुल उपेक्षा करते हुए रमेश ने खाने का आदेश दे दिया। आखिर भूख लगने पर कुछ भी सूझता कहाँ है किसी को। उस लड़के के जाने के बाद रमेश गौर से ढाबे को देखने लगा। अच्छा सुंदर सजा था। चारों तरफ लाइटों के अंदर जैसे आग सी रोशनी जलती दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ नज़र घुमाने पर बिजली के सारे उपकरणों में भी ऐसा ही जैसे एक आग की चिंगारी सी महसूस हुई। सामने बैठा शख्स चेहरे पर टॉवल डालकर बैठा था। हाथों को चारपाई पर टिकाकर उसके दोनों पैर हिल रहे थे और टॉवल से ढका सर घूम रहा था। धीरे धीरे अजीब ही समय था। रात का अंधेरा, सुनसान रास्ते और झाड़ियों के बीच होकर निकलना कोई मामूली बात तो थी नहीं। अचानक दूर एक आदमी पर नज़र पड़ी जो एक छोटी सी टपली को हाथों में लिए आंखें बंद करके ज़मीन पर बैठा था। ढाबे वाले लड़के ने सारे खाने पीने की व्यवस्था करने के बाद रमेश के सामने रखी और जाने लगा। सुन छोटू, रमेश ने आवाज़ लगाई। हाँ भैया, थोड़ा सा खाना सामने बैठे भिखारी को भी दे दे मेरी तरफ से। कौन सा भिखारी भैया?
कहाँ? अरे वो जो सामने डपली बजा रहा है बैठकर, वहाँ वहाँ तो कोई नहीं है भैया। अरे उधर नीचे देख। बोलते हुए रमेश ने सिर घुमाया और आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ कोई नहीं था, रास्ता खाली था। अच्छा छोड़, कहीं चला गया होगा। और कुछ लाऊं भैया? नहीं, अगर ज़रूरत हुई तो बोलता हूँ। जैसे ही जलपान लेने की तैयारी करके पहला निवाला लेने ही वाला था कि सामने बैठे व्यक्ति के पैर जले हुए और फूटते हुए फोड़े दिखने लगे, जो अब तक बिल्कुल ठीक थे। हाथों में काले लकीर दिख रहे थे और गड्ढे भी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भूख, प्यास और अब डर परेशान करने लगा। छोटू, अरे छोटू, रमेश ने आवाज़ लगाई। क्या हुआ भैया? कहते हुए छोटू सामने आकर खड़ा हो गया। उसके सामने आते ही रमेश के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उसकी नज़रें छोटू के पैरों पर थी, जो बिल्कुल उल्टे और चले हुए नजर आ रहे थे। तुरंत सब कुछ छोड़कर कार की ओर भागा और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। आखिर क्या था वो? पता नहीं मैंने गाड़ी कहाँ रोक दी। कौन थे वो लोग? अनगिनत सवाल मन में चल रहे थे। यही सब सोचते हुए वो अपने नए शहर पहुंच गया और चैन की सांस ली। सबसे पहले सुबह सुबह अपने दोस्त सुरेंद्र के घर पहुंचा। वो क्राइम अखबार का रिपोर्टर था। रमेश उसे सारी बातें बताने ही वाला था, पर सुरेंद्र ने उसे आराम से बैठने की सलाह दी। कुछ देर आराम करने के बाद एक अखबार के बंडल के सबसे पहले आर्टिकल पर नज़र पड़ी। उस अखबार को देखकर वो हैरान रह गया और सुरेंद्र से अखबार का वो पन्ना देने की गुजारिश करने लगा। अखबार पढ़ने के बाद रमेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो दोनों हाथों से अखबार को पकड़े हुए बिल्कुल एकटक मुंह खोले अजीब सी मुद्रा में सामने दीवार की तरफ देखने लगा। क्या हुआ? कहाँ खो गए जनाब? सुरेंद्र ने आंखों के सामने हाथ फेरते हुए कहा। नींद टूटी और हाथ में रखे अखबार को दिखाते हुए, कल मैं यहाँ गया था और इन लोगों से मिला भी था। पूरा वाकया सब कुछ उसने सुरेंद्र को बता दिया। अखबार की हेडलाइन में लिखा था, एक कार के अचानक सिलेंडर पर लगी ठोकर से हादसा, ढाबे में भीषण आग, 15 लोगों की मौत। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। क्या आपने कभी एक ऐसे हाईवे से सफ़र किया है जो दिन में तो गाड़ियों से भरा हुआ और रात में सुनसान एक अलग सा खौफ लिए रहता है? लगभग सभी हाईवे तो ऐसे ही होते हैं। आए दिन हाईवे पर हादसे होते रहते हैं और कई सारे लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। और इस तरह हर रोज़ शुरू होती है एक डर की कहानी। हमारे देश में कई सारे हाईवे प्रेत बाधित हैं, पर यह सच है जो मैं आज लेकर आया हूँ, एक ऐसे हाईवे की कहानी। एक बार 7 दोस्त जो हैं रोहन, राजू, कमलेश, रोनी, श्याम, हितेश, तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और सभी दोस्त बहुत ही अच्छे घरानों के थे। वो सभी एक बार घूमने का प्लान बनाते हैं। रोहन, जो एक नामी बिजनेसमैन का बेटा है, वो अपने नए 5 स्टार होटल के बारे में बताता है, जो एक नेशनल हाईवे के किनारे बना है। पर वहाँ पहुँचने में 10 घंटे लगते थे, क्योंकि वो नई ब्रांच दूसरे शहर में थी। तो वो सभी अपने अपने घरों से परमिशन लेकर उन्होंने एक छोटा प्लान बनाया कि हमको कॉलेज के रिसर्च के लिए दूसरे शहर में एक कॉलेज में जाना है, तो उन्हें आराम से परमिशन मिल जाएगी
और सभी ने घर में यही बताया और उन सबको परमिशन मिल गई। परमिशन मिलने के अगली रात 10 बजे उन्होंने निकलने की सोची। रोहन और उसके दोस्त सब गाड़ी में बैठकर आराम से मस्ती करते हुए निकले जा रहे थे और आगे जाकर वो एक ढाबे पर खाना खाते हैं और बियर भी पीते हैं और कुछ रास्ते के लिए भी रख लेते हैं। और वो उस ढाबे वाले से जाकर पूछते हैं तो पता चलता है कि यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है जो मेन हाईवे के बगल से जाता है और आगे जाकर हाईवे और वो दोनों एक हो जाते हैं। पर ढाबे वाले ने बताया कि वो जगह रात के लिए बहुत ही खतरनाक है और उस रास्ते में कहीं भी रुकना मत। वो सारे दोस्त एक साथ हंसते गाते निकल जाते हैं और ढाबे वाले की बात भूल गए। फिर गाड़ी से उतरकर बियर पीने लगे। वहाँ एक बोर्ड था जिस पर हाईवे तक की दूरी 5 किलोमीटर थी और वो सब फिर गाड़ी में बैठ गए और वो लगातार 1 घंटा चले तो फिर वही बोर्ड दिखा। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया और फिर वो वहीं आ गए जहाँ से चले थे। अब सब लोग एक ही रास्ते के बीचों बीच फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वो गोल गोल घूमकर उसी जगह पर आ जा रहे थे। जब उन्होंने उस जगह के कई चक्कर काटे तो फिर वहीं पहुंच जाते जहां से शुरू होते और एक जगह पर गाड़ी खराब हो गई। रोनी जो कि गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी चेक करने के लिए उतरा तो उसने बोनट खोला तो उसे बोनट में कुछ खराबी नहीं दिखी। पर उसने इस जंगल में मजाक करने की सूझी तो वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और तभी हितेश ने देखा कि रोनी तो है ही नहीं। वो डर गया। उसे वो चेतावनी याद आई जो ढाबे वाले ने कही थी कि उस रास्ते पर कभी भी गाड़ी मत रोकना। और वो ज़ोर से चिल्लाने लगा तो उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग जाग गए और डर भी गए। सारे दोस्त नीचे उतर गए बस एक को छोड़कर। और तभी अचानक रोनी बाहर निकल आता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। पर उनको नहीं पता थी कि उनकी खुशियों को एक शैतानी रूह की नज़र लग चुकी है। अब रोहन ने कहा, गाड़ी तो ख़राब हो गई है, अब चलो पैदल ही आगे बढ़ते हैं। पर उनको क्या पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में थे। और सब दोस्त गाड़ी से अपना अपना बैग लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। वो लगातार चलते रहें तो रोहन ने कहा, अब मैं देखता हूँ मैप पर, लोकेशन चेक करता हूँ। पर वहाँ सिग्नल तो थे ही नहीं। सब दोस्तों ने अपने अपने मोबाइल चेक करें, किसी के भी फ़ोन में सिग्नल नहीं था। वो थक कर वहीं सड़क के किनारे लेट गए और धीरे धीरे उन सब की आंखें लग गई। तभी सबसे पहले रोनी की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसका कोई भी दोस्त वहाँ नहीं है और जंगल से रोनी को आवाज़ आ रही थी। तो वो उस आवाज़ के पीछे गया। उसने देखा कि एक सफ़ेद सा आदमी एक छोटी काली बिल्ली लेकर वहीं पर खड़ा है। वो बिल्ली बार बार रोए जा रही है और वो आदमी भी उसके साथ रो रहा है। और जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और रोनी ज़ोर से चिल्लाने लगा। और उनके दोस्त रोहन और उसके बाकी दोस्तों ने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। रूहानी ताकत ने उसे कहीं गायब सा कर दिया था। अब उनका एक दोस्त उनसे जुदा हो चुका था। सब इस बात से डर गए और गाड़ी की तरफ भागने लगे। पर वो भाग नहीं पाए और ना ही उस हाईवे से कहीं आगे जा पाए। फिर सब एक साथ बैठ कर रहे थे। तभी एक काला साया आसमान में उड़ता हुआ दिखा और वो सबके ऊपर से बिल्कुल जंगल की तरफ गया। रोहन और उसके दोस्त कुछ भी नहीं कर पाए। तभी एक दोस्त ने अपने बैग से ओइजा बोर्ड की सहायता से आत्माओं से संपर्क करने की बात कही ताकि वो ये जान सकें कि आखिर इस आत्मा को चाहिए क्या। अब रोहन और उसके दोस्त ओइजा बोर्ड की सहायता से
उस आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो एक गोल घेरा बना देते हैं और फिर ओइजा बोर्ड को लेकर उस गोल घेरे के बीच में बैठते हैं और आत्मा को बुलाते हैं। उन चारों के अलावा 2 दोस्त जो इस शैतानी खेल से डर रहे थे, वो लोग इससे बाहर ही थे और वहीं पास ही में बैठे थे। तभी अचानक से हितेश को कुछ सुनाई दिया और उसकी नींद टूटी और उसने देखा कि कोई भी उस जगह पर नहीं है, वो सिर्फ अकेला ही है। और तभी एक ज़ोरदार चीख रोहन को सुनाई दी और वो सब उस घेरे से बाहर आ गए और उस आवाज़ की ओर जाने लगे। तो उनको पीछे से आवाज़ आई, कहाँ तक बचकर जाओगे, ये मेरी दुनिया है, कोई भी नहीं बचेगा। और एक भयानक चीख के साथ हितेश को भी वो आत्मा अपने साथ ले गई। अब बस 5 दोस्त ही जिंदा थे। वो बहुत रोए और बहुत दुखी भी हुए। एक शैतान उनके साथ जैसे खेल खेल रहा था और उन्हें एक एक करके मौत के आगोश में ले रहा था। पर जब जान पर बन ही गई है तो क्यों ना सब अपना ही सोचें। रोहन को याद आया कि गाड़ी में चलकर देख लेते हैं, शायद हम लोग बच जाएं। इस उम्मीद में वो सभी गाड़ी की तरफ गए। काफ़ी चलने के बाद उन्हें अपनी गाड़ी दिखी और वो लोग बहुत खुश हो गए। वो लोग जल्दी जल्दी गाड़ी में चढ़कर बैठ गए और थोड़ी कोशिश के बाद अचानक गाड़ी भी चल पड़ी और आगे जाकर उनकी गाड़ी हाईवे पर आगे बढ़ने लगी। मगर इस बार कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि अब गाड़ी पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, वो गाड़ी अपने आप ही चल रही है। हालांकि रोहन स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो गाड़ी उसके कंट्रोल में थी ही नहीं। वो बस जैसे अपने आप ही चले जा रहे थे। 5 दोस्त डर के मारे सहमे हुए थे और बस चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए रहे, क्योंकि गाड़ी बहुत तेज थी और वो लोग किसी भी कीमत पर गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते थे। गाड़ी यूं ही अपने आप ही चले जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें सामने की तरफ एक झोपड़ी नज़र आने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस भूतिया हाईवे पर ये झोपड़ी कैसे है और इसमें कौन ही रहता होगा। तभी गाड़ी चलते चलते अचानक एकदम से उस झोपड़ी के सामने जाकर रुकी और गाड़ी के सारे दरवाजे अपने आप ही खुल गए। रोहन ने बहुत कोशिश की कि वो गाड़ी के दरवाजे बंद करे और वापस से गाड़ी को आगे बढ़ाए, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था। मतलब कि जो भी वो शैतानी आत्मा थी, वो चाहती थी कि वो लोग इस जगह पर गाड़ी से नीचे उतरें। तो उन लोगों ने बेबस होकर ऐसा ही किया। वो लोग गाड़ी से नीचे उतरे और धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगे, इस उम्मीद में कि शायद उनको कोई मदद मिल जाए। वो लोग उस झोपड़ी के पास पहुँचे और रोहन ने जैसे ही दरवाज़ा पीटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि दरवाज़ा एकदम से खुला। झोपड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। रोहन ने अपने मोबाइल को निकाला और फ्लैशलाइट जलाकर सामने देखा तो उनके होश उड़ गए। उनको रगों में दौड़ता खून जैसे पानी सा हो गया और ठहर सा गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस झोपड़ी के अंदर रोनी और हितेश की लाश पड़ी हुई थी। लाश बहुत ही बुरी हालत में थी। शरीर का हर अंग बिल्कुल अलग था, कहीं सिर तो कहीं पैर। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे और आखिर ये कर कौन रहा है। वो लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे। उनको एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी। वो लोग वहीं पर बैठ गए। वो लोग वहाँ बैठे अपना सिर पकड़कर रोए जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उनके 2 दोस्त उनके सामने
बहुत ही बुरी हालत में पड़े हुए थे। तभी अचानक से उन सभी के सिर के ऊपर वही बड़ा सा काला साया मंडराने लगा और उन सभी की आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा सा छा गया। अगली सुबह न्यूज़ थी, शराब के नशे में 7 लोगों की गई जान। ढाबे वाले ने न्यूज़ पढ़ी तो उन 7 दोस्तों की याद आई। ढाबे वाले ने समाचार सुन अपने मन ही मन में कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि रात के समय उस हाईवे पर मत जाना, मगर मेरी सुनी ही नहीं इन्होंने। मैंने कहा था कि वो श्रापित हाईवे है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।